नमस्कार। आज मैं आपको इनकम डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिसमें सैलरीड कस्टमर का मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि इनकम डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेना चाहिए। उसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक तो डिक्लेयर्ड या फिर उसको हम बैंक सैलरीड बोलते हैं, और एक असेस जिसको हम कैश सैलरीड बोलते हैं। तो पहले हम बैंक सैलरीड के बारे में जानकारी, इनकम डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो सैलरी बोलने के बाद सबसे पहले अपने दिमाग में यही चीज़ आती है कि सैलरी स्लिप। ठीक है, तो सैलरी स्लिप में मेनली क्या चीज़ें मेंशन होती है, यही कि ग्रॉस अर्निंग्स, उसके बाद डिडक्शंस और नेट सैलरी। ठीक है, तो इसमें बैंक्स और फाइनेंस से मोस्टली हमको 3 महीने की सैलरी स्लिप डिमांड करते हैं। अगर 3 महीने में कंटिन्यूसली सैलरी में वेरिएशंस आ रहे तो 6 महीने के भी डिमांड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। और दूसरी चीज़, मोस्टली टीचर्स जो होते हैं महाराष्ट्र में, हमने देखा हुआ है बहुत बार कि जो सैलरी स्लिप होती है जो गवर्नमेंट के पोर्टल से निकलती है, उसमें नेट अमाउंट जो क्रेडिट होता है बैंक में वो मैच नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि जो एडिशनल लोन उठाए होते हैं सोसाइटीज़ के, वो उसमें मेंशन नहीं होते। तो हमें वो सैलरी स्लिप स्कूल से या फिर कॉलेज से वो बनवानी पड़ती है, और प्रॉपर हेडमास्टर का या प्रिंसिपल का ऑथराइज सिग्नेचर स्टैम्प होना चाहिए उस पर। तो वो प्रॉपर डिडक्शन मेंशन करके नेट सैलरी जो बैंक में मैच हो, बैंक में जो क्रेडिट हो रही उसमें मैच हो। तो ये होगी सैलरी के स्लिप के बारे में बात। दूसरी चीज़ आती है अपॉइंटमेंट लेटर। अभी अपॉइंटमेंट लेटर मोस्टली अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर जो बोलते हैं। उसके साथ साथ हम प्राइवेट में उसके साथ साथ गवर्नमेंट में वो सर्विस बुक जो होता है उसमें सारी जानकारी मेंशन होती है। एक एम्प्लॉय की कब की ज्वाइनिंग है, रिटायरमेंट कब का है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ पर पोस्टेड था, कहाँ कहाँ पर उसकी ट्रांसफ़र हुई, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन होती है, तो वो भी हम इसमें ले सकते हैं। अभी प्राइवेट की बात करें तो उसमें ये होता है कि मोस्टली अभी मैं साल भर से मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। हो सकता है कि उसके पहले भी मैंने 2 जगह पर काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जॉब विंटेज के लिए हम प्रूफ लेते हैं तो मिनिमम 3 साल का जॉब विंटेज होना चाहिए। अभी मोस्ट ऑफ दी बैंक्स में कि ये भी पॉलिसी होती है कि करंट में आपको 1 साल कंप्लीट होना चाहिए इस कंपनी में, और 6 महीने या फिर कंफर्मेशन होना चाहिए, मतलब 6 महीने एटलीस्ट इस कंपनी में दिए होने चाहिए। तो उसमें होता क्या है, वो तो उसमें पैरामीटर्स होते हैं। तो टोटल जॉब विंटेज 3 साल का होता है। तो उसके लिए हमें पुराने जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है, अपॉइंटमेंट लेटर्स है, वो हमें सबमिट करना पड़ता है कि ये मैं पिछले 3 साल से या उससे ज़्यादा साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, सेम फील्ड में काम कर रहा हूँ, और सक्सेसफुली मैं अपने काम निभा रहा हूँ। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ आती है जो फॉर्म नंबर 16। इसमें अभी जिनकी सैलरी कम है वो तो उनको मतलब 15 के नीचे उनका फॉर्म नंबर 16 नहीं निकलता है। फॉर्म नंबर 16 इसलिए निकाला जाता है कि साल भर का उसका एम्प्लॉय का क्या ग्रॉस अर्निंग है और उसमें क्या डिडक्शन है, उसमें हमको पता चल जाता है। और दूसरी चीज़, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। कस्टमर का नाम होता है, पैन कार्ड होता है, उसका बॉस कौन है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो
एक वेरिफिकेशन के तौर पे और या कस्टमर के तौर पे आपको ये सबमिट करना पड़ता है और या फिर चेक करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, चौथी जो चीज़ आती है वो आता है बैंक स्टेटमेंट। अभी बैंक स्टेटमेंट में हम क्या क्या चेक करते हैं या फिर किस लिए दिया जाता है, तो एक तो उसमें ABB देखी जाती है मोस्ट ऑफ द बैंक्स में, एवरेज बैंकिंग बैलेंस। जनरली सैलरी में नहीं देखी जाती है, लेकिन इन सर्टन कंडीशन वो देखा जाता है। तो बैंक्स में जब मतलब बैंकिंग में आपने कितने लोन लिए हुए, उसकी EMI कट रही क्या, इसके अलावा सैलरी के अलावा, उसके बाद उसमें कुछ हाई क्रेडिट है क्या, अगर रिसेंट में लिया हो सिविल में शो नहीं होता, इधर भी नहीं आता, सैलरी स्लिप में भी नहीं आता, तो उधर भी शो हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट होता है तो बैंक में क्रेडिट करेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, EMI कौन सी जा रही है, इतनी जा रही है। उसके बाद आपकी सैलरी कौन से डेट पे होती है और उसको शेड्यूल कैसा देना चाहिए, रिपेमेंट शेड्यूल है वो कौन सा देना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी इसमें 2 शेड्यूल होते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, और लेकिन मोस्ट ऑफ दी इसमें एक ही डेट होती है। तो वो चीज़ों के लिए ये चेक किया जाता है कि सैलरी रेगुलर आ रही है नहीं। और दूसरी चीज़, जो सैलरी आ रही है वो आपकी जो सैलरी स्लिप दी हुई है वो मैच होती है या नहीं, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हम जानेंगे कि ये तो हो गया बैंक सैलरी राइट डिक्लेयर्ड, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के में काम करते हैं। जो अभी कैश सैलराइड लोग हैं वो ये जनरली छोटे मोटे फर्म में या फिर एक आधे ओनर के पास बहुत साल से काम कर रहे हैं। इसमें जॉब विंटेज ज़्यादा लगता है क्योंकि डेली वेजेस जैसा इनका काम होता है, लेकिन वो बहुत साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी ज़रूरतें होती है, उनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन में एक तो कस्टमर को एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है कि ये बंदा इतने साल से इस कंपनी में काम कर रहा है, इस पोस्ट पे, इस तरीके का हम लेटर ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ सैलरी सर्टिफिकेट किसको बोला जाता है, जिसमें 3 महीने का या 6 महीने का पूरा ब्यौरा, मतलब सबसे पहले मंथ ईयर मतलब जनवरी 19 या फिर जनवरी 20, उसके बाद क्रॉस सैलरी, अगर डिडक्शन होगा तो डिडक्शन, और उसमें हाथ में नेट सैलरी कितनी आती है, ये 6 महीने का पूरा ब्यौरा लिख के लाना होता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें और कवर मतलब ऐड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आती है बैंक स्टेटमेंट। अभी इसकी सैलरी बैंक में आती नहीं है तो शायद उसमें ट्रांजैक्शन कम हो, लेकिन एक बैंक प्रोसेस के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई KYC की इनकम डॉक्यूमेंट की बात, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करिए, ताकि मैं आपको इस पे और क्लैरिफिकेशन दे सकूँ या फिर गाइड कर सकूँ, या फिर उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें और आपको आपके नॉलेज में इजाफा हो और आपको लोन लेने में तकलीफ़ ना हो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स और ACP कस्टमर्स के इनकम डॉक्यूमेंट के बारे में। थैंक यू।